जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 26 जून 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में 7.2 और 7.5 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप किस दक्षिण अमेरिकी देश की मुख्य भूमि पर आया है? आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है वेनेजुएला। तो वहां पर 7.2 और 7.5 तीव्रता का एक विनाशकारी भूकंप आया था। तो वेनेजुएला देश की जो कैपिटल है कराकस और उसके आसपास के क्षेत्र में ये भूकंप आया है। और ये भूकंप कब आया है? 24 जून 2026 को। और ये भूकंप मोरॉन, काराकस और ला गुआरा नामक स्थान पर आया है। और इसके इफेक्ट की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर 164 लोगों की मृत्यु हुई है, 971 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा वहाँ पर एयरपोर्ट बंद हो गए हैं और आपातकाल भी घोषित कर दिया गया है। इस भूकंप की जो विशेषता थी वो ये थी कि 1 मिनट के भीतर 2 बड़े झटके आए हैं। तो वेनेजुएला में यह पिछले 126 साल का सबसे बड़ा भूकंप है। इससे पहले सन 1900 में 7.7 तीव्रता का यहाँ पर भूकंप आया था। भूकंप के बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, भूकंप किन कारणों से आता है? तो टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से, उनके खिसकने से या उनके दूर जाने से। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट से भी भूकंप आता है। इसको मापने का पैमाना क्या है? रिक्टर स्केल। मापने का यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ। तो जो सिस्मोग्राफ होता है ये भूमि की हलचल को रिकॉर्ड कर लेता है। अब तक के इतिहास का सबसे विनाशकारी और शक्तिशाली भूकंप 22 मई 1960 को चिली में आया था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 9.5 मापी गई थी। वेनेजुएला की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पर स्थित है वेनेजुएला। काराकस यहाँ की राजधानी है और यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन के रूप में तेल, प्राकृतिक गैस, सोना और बॉक्साइट पाया जाता है। और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो तेल पर अत्यधिक निर्भर है। अभी दोस्तों जनवरी में यहाँ के राष्ट्रपति को अमेरिका के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिनका नाम था निकोलस मादुरो। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। और वेनेजुएला को अगर हम मैप में देखें तो इसके पड़ोसी देशों में कोलंबिया, ब्राज़ील और गुआना आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली निजी सोने की खदान कहाँ स्थापित की गई है? यानी प्राइवेट गोल्ड माइन कहाँ स्थापित की गई है? तो ये स्वर्णगिरी आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई है। ठीक है, और ये मतलब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है? तो ये जौनागिरी, जिसे स्वर्णगिरी बोला जाता है। इसके अलावा तुगली मंडल, जो कि कुर्नूल जिला के अंतर्गत आता है, वहाँ पर आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई है। इसका उद्घाटन 24 जून 2026 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू जी के द्वारा किया गया है। इसमें कौन कौन सी कंपनियां भाग ले रही हैं? तो इसमें दोस्तों जियो मैसूर सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और डेक्कन गोल्ड माइन लिमिटेड, ये दोनों कंपनियां भाग ले रही हैं। और इसमें 405 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। और ये जो माइन है ये लगभग 598 हेक्टेयर में है। यह क्षेत्र, यानी जहाँ पर यह माइन लगी है, यह क्षेत्र सम्राट अशोक और बाद में श्री कृष्ण देव राय के शासनकाल में सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। जौनागिरी का नाम बदल करके स्वर्णगिरी भी किया गया है, क्योंकि यहाँ पर सोना पाया जाता है। कुछ प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं। चूँकि ये सोने की पहली खदान थी इसलिए प्रथम घटनाएं डिस्कस करेंगे। तो AI मंत्रालय यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला स्टेट कौन बना है? केरलम। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा की शुरुआत दिल्ली में की गई है। भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य केरल बना है। और भारतीय UPI को अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश त्रिनिदाद और टोबैगो। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिफॉर्म कंपनी कौन बनी है? स्काई रूट एरोस्पेस। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर हजारीबाग में। और भारत के पहले PM मित्र पार्क का उद्घाटन वारंगल, तेलंगाना में। देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका कौन सा राज्य बना है? सिक्किम। या सिक्किम राज्य की जो न्यायपालिका है वो पूरी तरह से पेपरलेस हो गई है। भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? गुजरात में।
इंटरनेशनल खेल स्टेडियम का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया है? तो मयूरभंज ओडिशा में किया गया है। तो दोस्तों इंटरनेशनल खेल स्टेडियम का उद्घाटन हाल ही में मयूरभंज जिला ओडिशा में किया गया है। और दोस्तों 24 जून 2026 को यहाँ पर उद्घाटन हुआ है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसको डिज़ाइन किया है, यानी कि जो ये स्टेडियम यहाँ पर बनाया गया है इसको ग्रेट स्पोर्ट टेक नामक कंपनी ने बनाया है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है। भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम कौन है? ईडन गार्डन्स, जो कि कोलकाता में है, जिसको 1864 में बनाया गया था। सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है साल्ट लेक स्टेडियम, जो कि कोलकाता में है। सोलर एनर्जी से चलने वाला स्टेडियम कौन है? एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, जो कि बेंगलुरु में है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन है? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, जो कि राउरकेला ओडिशा में है। भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन है? तो वो है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, जो कि नई दिल्ली में है। मध्य प्रदेश के जबलपुर एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है? तो वीरांगना रानी दुर्गावती एयरपोर्ट रखा गया है। यानी मध्य प्रदेश का जो जबलपुर एयरपोर्ट था उसे अब वीरांगना रानी दुर्गावती एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। जो रानी दुर्गावती थी ये गोंडमाना साम्राज्य की वीरांगना थी, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में मुगलों के खिलाफ वीरता से युद्ध किया था। कुछ बदले गए नाम डिस्कस करते हैं। तो अभी ओडिशा के बालासोर का नाम बालेश्वर, कटक का नाम कटका और ओल का नाम आली किया गया है। इसके अलावा नौरू देश का नाम नाओएरो, केरल का नाम केरलम, मनरेगा का नाम वीवी जी रामजी, माउंट आबू हिल स्टेशन राजस्थान का नाम आबूराज और आदमपुर एयरपोर्ट जो कि पंजाब में है उसका नाम श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट किया गया है। राज्यपाल आवास उत्तर प्रदेश का नाम जन भवन और रातापानी टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है उसका नाम डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकरकर टाइगर रिजर्व किया गया है। उरुग्वे में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका विनॉय जॉर्ज। तो दोस्तों विनॉय जॉर्ज को हाल ही में उरुग्वे देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और वो अभी तक विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में काम कर रहे थे। और दोस्तों उरुग्वे में अभी भारत के राजदूत के रूप में अजनीश कुमार काम कर रहे थे। उरुग्वे की अगर हम बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ये आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप देख पा रहे हैं और उरुग्वे यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये उरुग्वे है और ये अर्जेंटीना है। इसके उत्तर में ब्राज़ील है और पश्चिम में अर्जेंटीना है। मोंटेवीडियो इसकी राजधानी है। यामांदू ओरसी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और जो पहला फीफा विश्व कप हुआ था 1930 में उसका विजेता कौन है? उरुग्वे। और उरुग्वे देश में ही पहला फीफा विश्व कप आयोजित किया गया था। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश हाल ही में कौन बना है? उरुग्वे बना है। जनवरी में ये घोषणा हुई थी। कुछ इंपॉर्टेंट एम्बेसडर देख लेते हैं। तो विश्वास विदु सपकाल स्लोवाकिया में भारत के राजदूत, प्रशांत पिसे ओमान में, प्रणय वर्मा बेल्जियम और यूरोपीय संघ में और पेरिया स्वामी कुमारन यूनाइटेड किंगडम में, विक्रम दोराई स्वामी चाइना में, पुनीत अग्रवाल थाईलैंड में, दिनेश के पटनायक कनाडा में और विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के राजदूत बने हैं। किस ग्रह पर नासा के परसेवरेंस रोवर द्वारा मैक्रोमोलेक्यूलर कार्बन खोजा है? आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह पर। तो दोस्तों नासा के परसेवरेंस रोवर के द्वारा मंगल ग्रह पर जेजेरो क्रेटर के ब्राइट एंजल फॉर्मेशन में 2 मड स्टोन यानी कीचड़ से बनी चट्टानों में मैक्रोमोलेक्यूलर कार्बन यानी MMC का पता लगाया है। यह जो कार्बन वहाँ पर पाया गया है इससे ये पता चलता है कि वहाँ पर जीवन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो कार्बन पाया गया है ये जीवन के लिए आवश्यक रसायनों में से एक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, पानी की उपस्थिति से बने खनिजों के साथ ये पाया गया है और यह दर्शाता है कि मंगल पर कभी रहने योग्य वातावरण था। और ये जो कार्बन वहाँ पर पाया गया है उसकी जो आयु है वो 3.5 अरब वर्ष पुरानी बताई जा रही है। मंगल ग्रह के बारे में हम जानते हैं तो सूर्य से चौथा ग्रह है मंगल ग्रह। दिन रात की बात करें तो एक मंगल दिवस 24 घंटे 37 मिनट के बराबर होता है और एक वर्ष होता है मंगल ग्रह का 687 पृथ्वी दिन के बराबर। इसके वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल पतला है और मुख्यतः ये कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है, यानी इसका 95% हिस्सा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। तापमान की बात करें तो -125 डिग्री सेल्सियस से
+20 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर तापमान होता है। इसके अगर हम चंद्रमा की बात करें तो फोबोस और डीमोस इसके चंद्रमा है। मंगल ग्रह का जो लाल रंग है वो लोहे ऑक्साइड के कारण है। दोस्तों, भारत के मंगल मिशन की अगर हम बात करें तो इसका नाम मंगलयान है और इसको 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। 24 सितंबर 2014 को ये पहुंचा था मंगल की कक्षा में और भारत पहला ऐसा एशियाई देश बना था जिसने पहली कोशिश में मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। मंगलयान में 450 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, जो कि सबसे सस्ता मंगल मिशन था। इसका उद्देश्य था मंगल की सतह, वायुमंडल और खनिजों का अध्ययन करना। मंगलयान 2 मिशन की अगर हम बात करें तो ये 2027-28 में लॉन्च किया जाएगा और इसका उद्देश्य है उन्नत उपकरणों से मंगल की सतह और वायुमंडल का गहन अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द सेकेंड ऑर्बिट किसकी आत्मकथा है? आंसर हो जाएगा इसका शुभांशु शुक्ला। तो दोस्तों, शुभांशु शुक्ला की आत्मकथा हाल ही में लॉन्च की गई है जिसका नाम है द सेकेंड ऑर्बिट। तो इसको हाल ही में नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी के द्वारा। तो इनकी आत्मकथा का जो पूरा नाम है वो है द सेकेंड ऑर्बिट, बिलीफ ऑफ ए मैन, ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स। ठीक है, तो इसका विमोचन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के बारे में अगर हम बात करें तो 1985 में इनका जन्म हुआ है लखनऊ में। भारतीय वायुसेना में ये ग्रुप कैप्टन हैं और दोस्तों ये अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक्सियोम मिशन 4 के तहत 2025 में गए थे। 2026 में इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। गगनयान मिशन के लिए जो 4 अंतरिक्ष यात्री चुने गए हैं उनमें एक नाम शुभांशु शुक्ला का भी है। उन्होंने अंतरिक्ष में 20 दिन 2 घंटे और 59 मिनट बिताए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें और लेखक डिस्कस करते हैं। द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया CP राधाकृष्णन की बुक है। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज रस्किन बॉन्ड की। वेटर नेवर स्टॉप्स किसकी है? श्याम श्रीनिवासन की। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड है मनोज मुकुंद नरवाने की। द लॉफुल एंड द ऑफुल तुषार मेहता की। अपनापन है शिवराज सिंह चौहान की। ए रोड वेल ट्रेवल्ड RK माधवन की। बी द पीपल ऑफ इंडिया TM कृष्णा की। और टाइड्स ऑफ टाइम है सुधा मूर्ति की। अगला क्वेश्चन है, संविधान हत्या दिवस 2026 कब मनाया गया है? 25 जून को। तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। जो 1975 में भारत में आपातकाल लगाया गया था उसकी बरसी के रूप में 25 जून को मनाया जाता है संविधान हत्या दिवस। केंद्र सरकार के द्वारा 2024 में इस दिवस की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य नई पीढ़ी को आपातकाल के दौर की जानकारी देना और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जागरूक करना। इमरजेंसी की बात करें तो 25 जून 1975 को उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था और कारण ये था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया गया था। तो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक इमरजेंसी लागू रही और उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। आपातकाल से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन अनुच्छेद 352, राज्य आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन का जो वर्णन है अनुच्छेद 356, वित्तीय आपातकाल का वर्णन अनुच्छेद 360 में है। ये तीनों अनुच्छेद संविधान के भाग 18 में है। आपातकाल की स्थिति में केंद्र सरकार को विशेष अधिकार मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारतीय पासपोर्ट किसका अंतिम या ठोस प्रमाण नहीं माना जा सकता? आंसर हो जाएगा नागरिकता। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप सरल भाषा में समझने का प्रयास करिएगा। तो जो भारत का विदेश मंत्रालय है उसने हाल ही में इस बात को स्पष्ट किया है कि जो भारतीय पासपोर्ट है ये एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। इसके माध्यम से आप नागरिकता सिद्ध नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये नागरिकता सिद्ध करने वाला डॉक्यूमेंट नहीं है। यह एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से आप अपने देश से दूसरे देश की यात्रा कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसे नागरिकता का अंतिम या ठोस प्रमाण नहीं माना जा सकता। इस बात को स्पष्ट किया है हमारे देश के विदेश मंत्रालय ने, ठीक है। और इस पूरी स्थिति को समझाने के लिए विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट अधिनियम 1967 को आधार बनाया है। तो ये जो 1967 का पासपोर्ट अधिनियम है, इसमें भारतीयों को पासपोर्ट जारी करने और विदेशों की यात्रा के रेगुलेशन को कंट्रोल किया गया है, यानी कि इसमें पासपोर्ट से संबंधित जो जानकारी है वो बताई गई है। देखिए, नागरिकता की बात आई है तो नागरिकता के बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी डिस्कस करते हैं। तो नागरिकता वह कानूनी संबंध है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी राज्य का पूर्ण सदस्य बनता है और उसे अधिकार तथा कर्तव्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। यानी अगर आपके पास नागरिकता है किसी भी देश की तो आप उस देश के सदस्य होते हैं और आपको अधिकार और कर्तव्य प्राप्त हो जाते हैं। जैसे आप भारत के नागरिक हैं तो आपको भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं और आपके भारत के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए, ये सभी आपको प्राप्त हो जाते हैं। नागरिकता व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार जैसे मतदान और राज्य के प्रति निष्ठा प्रदान करती है। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। नागरिकता स्थायी सदस्यता को दर्शाती है। भारत में नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता को मान्यता देता है, यानी भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। एकल नागरिकता के अंतर्गत व्यक्ति केवल भारत का नागरिक होता है, किसी राज्य का अलग नागरिक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फुटबॉल संघ को फीफा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है? आंसर हो जाएगा इसका नेपाल। तो जो नेपाल का फुटबॉल संघ था उसको फीफा के द्वारा हाल ही में सस्पेंड कर दिया गया है और उसकी फंडिंग भी रोक दी गई है। तो अब जो नेपाल के राष्ट्रीय टीम के फुटबॉल खिलाड़ी होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग नहीं ले सकेंगे। अब ये जो सस्पेंड किया गया है नेपाल का फुटबॉल संघ, ये क्यों किया गया है? क्योंकि वहाँ पर जो फुटबॉल संघ था उसमें कोई तीसरा पक्ष हस्तक्षेप कर रहा था और नियमों का उल्लंघन हो रहा था, इसलिए नेपाल के फुटबॉल संघ को हाल ही में सस्पेंड किया गया है फीफा के द्वारा। फीफा के बारे में अगर हम बात करें तो इसे फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन बोला जाता है। 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई थी। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और ये फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है। फीफा फुटबॉल से जुड़े नियमों और प्रतियोगिताओं का संचालन करता है। पहला फीफा विश्व कप 1930 में उरुग्वे में हुआ था। फीफा विश्व कप हर 4 साल में आयोजित किया जाता है, जैसे 2026 में अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, फीफा विश्व कप का जो वर्तमान में चैंपियन है वो है अर्जेंटीना, जिसने 2022 में जीता था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लें, स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाकर के लुसेंट का कोर्स और अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं और ई बुक का कॉम्बो पैक भी आप प्राप्त कर लीजिएगा वहाँ पर जा करके। और दोस्तों, ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, तो इन सभी को जा करके प्राप्त कर लीजिएगा। अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। हाल ही में फुटबॉल वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? लियोनेल मेसी। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन बना है? लाइन साइन। हेमिस उत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया है? लद्दाख। व्हाट्सएप के नए ग्लोबल हेड कौन बने हैं? कुणाल शाह। इथियोपिया के चुनाव परिणामों के अनुसार किस नेता की पार्टी ने भारी बहुमत हासिल किया है? अबी अहमद अली। पुनीत बालन को किस संगठन का नया चेयरमैन बनाया गया है? एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत का कौन सा स्थान है? 13वां। फ्रैंकोइस एंगलर्ट का निधन हो गया है। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो सैद्धांतिक भौतिकी से संबंधित थे। हाल ही में चर्चा में रही रक्षिता प्रणाली क्या है? तो ये मोटरसाइकिल आधारित आपातकालीन प्रतिक्रिया और घायल निकासी प्रणाली है। कल के करंट अफेयर्स में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आईटीबीपी के डीजी कौन है, तो शत्रुजीत सिंह कपूर वर्तमान में आईटीबीपी के डीजी हैं। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।